द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता, जो 1949 में आया था, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ये उपन्यास अपनी, आप जानते हैं, मार्मिक प्रेम कहानी, नैतिक पशुपेश और मानवीय भावनाओं के गहरे चित्रण के लिए जाना जाता है। हमारी यह बातचीत जो है वो स्रोत सामग्री में दिए गए उपन्यास की समीक्षा पर आधारित है। तो आज का मुख्य प्रश्न ये है कि क्या उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं चंदर, उनका आदर्शवाद और सुधा की सामाजिक बंधनों के सामने जो एक तरह की निष्क्रियता दिखती है, क्या वो उपन्यास की शक्ति है जो उस समय के समाज और मानवीय सीमाओं का यथार्थवादी चित्रण करती है, या फिर यह एक ऐसी कमी है जो कहानी के प्रभाव को कहीं न कहीं सीमित कर देती है। मेरा पक्ष ये है कि यही तत्व उपन्यास की भावनात्मक गहराई और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को असल में मजबूत करते हैं और इसे कालजयी बनाते हैं। और मेरा तर्क ये रहेगा कि पात्रों की यही निष्क्रियता, खास तौर पर चंदर का जो वो अति आदर्शवाद है और सुधा में निर्णय लेने की क्षमता का जो अभाव दिखता है, वो उपन्यास के असर को कुछ हद तक सीमित करता है, भले ही ये अपने समय का एक सच्चा प्रतिबिंब हो। तो देखिए, गुनाहों का देवता को सिर्फ एक असफल प्रेम कहानी कहना मेरे ख्याल से इसके साथ अन्याय होगा। ये मानवीय सीमाओं की एक त्रासदी है, सामाजिक दबावों में कुचले गए प्रेम के दर्द का, आप कह सकती हैं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अन्वेषण है। चंदर का आदर्शवाद और सुधा की जो विवशता है, वो 1940 के दशक के भारतीय समाज में परंपरा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच जो जटिल संघर्ष था, उसे बड़ी ईमानदारी से दिखाते हैं। उनका वो आत्मत्याग और सामाजिक मान मर्यादा के प्रति समर्पण, जिसे कुछ लोग शायद कमजोरी समझें, असल में उस युग के नैतिक माहौल का एक अटूट हिस्सा था। और फिर भारती जी की वो काव्यात्मक भाषा, सुधा और चंदर के बीच वो संवाद जिनमें कितना कुछ अनकहा रह जाता है, वो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, वो इस जटिलता को अद्भुत ढंग से सामने लाते हैं। तो मेरा मानना है कि यही यथार्थवादी चित्रण और मनोवैज्ञानिक गहराई उपन्यास को आज भी प्रासंगिक और असरदार बनाए रखती है। पात्रों की वो दबी हुई भावनाएं, उनकी कश्मकश, वो पीढ़ियों से पाठकों के मन को छूती आई हैं। मैं उपन्यास के भावनात्मक असर और हिंदी साहित्य में इसके ऊंचे स्थान से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसने लाखों पाठकों को प्रभावित किया है, यकीनन। लेकिन मेरा मानना है कि चंदर की नियति के सामने वो जो निष्क्रिय स्वीकृति है, जैसा कि स्रोत सामग्री की समीक्षा में भी इशारा किया गया है, वो आदर्शवाद की उस सीमा तक पहुंच जाती है जहां वो आत्मसमर्पण का महिमा मंडन करती हुई सी लगती है। इसी तरह सुधा की जो एजेंसी की कमी है, मतलब अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता का अभाव, हालांकि वो उस दौर की पितृसत्तात्मक बाधाओं को उजागर करती है, ये सच है, लेकिन उन बाधाओं को कोई सार्थक चुनौती देती हुई नहीं दिखती। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये निष्क्रियता इन पाठकों के लिए कम प्रेरणादायक या शायद कम प्रासंगिक नहीं बना देती? भले ही उपन्यास अपने समय का एक सशक्त प्रतिबिंब हो, पर क्या पात्रों की ये प्रतिक्रियावादी प्रकृति, जिसमें वे परिस्थितियों के आगे बस झुक जाते हैं, इसकी सार्वभौमिक अपील को थोड़ा कम नहीं करती? या फिर ये विपरीत परिस्थितियों में मानवीय प्रतिक्रिया की एक, कह सकते हैं, अपेक्षाकृत सरल तस्वीर पेश करती है? ये प्रश्न विचारणीय है कि जीवन द्वारा थोपे गए जो समझौते थे, क्या वो वाकई थोपे गए थे या कहीं ना कहीं निष्क्रियता के कारण चुने गए थे? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चंदर के चरित्र को सिर्फ निष्क्रिय कह देना शायद उसकी जटिलता को नजरअंदाज करना है। देखिए, उसका आदर्शवाद महज एक विचार नहीं है, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जो उपन्यास के केंद्रीय द्वंद्व आदर्श बनाम यथार्थ को स्थापित करने के लिए जरूरी भी है। ये उसकी मनोवैज्ञानिक गहराई को दिखाता है, जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है। वो लगातार नैतिकता, अपराधबोध, प्रेम और अकेलेपन के बीच झूलता रहता है। आप सोचिए, उसका अपने प्रोफेसर, जो सुधा के पिता हैं, उनके प्रति जो गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव है, वो उसे कैसे रोकता है? ये केवल सामाजिक परंपराओं का अंधानुकरण नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत नैतिक संघर्ष है।
उसका दर्द सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं, बल्कि उसके अंदर जो कश्मकश चल रही है उसका परिणाम है। मिसाल के तौर पर जब वो सुधा की शादी के फैसले को स्वीकार करता है, तो क्या वो सिर्फ निष्क्रिय है, या अपने आदर्शों और सुधा की खुशी, जैसा वो समझता है, कि बीच फंसा हुआ एक बहुत मुश्किल, एक जटिल निर्णय ले रहा है? यही आंतरिक संघर्ष उसे महज एक शिकार नहीं, बल्कि एक यादगार, एक त्रासद चरित्र बनाता है। हाँ, आपने जो नैतिक संघर्ष की बात कही वो दिलचस्प है, पर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। क्या यही आदर्शवाद जो उसके प्रोफेसर के प्रति सम्मान या सामाजिक मर्यादा से उपजा है, उसे ऐसी निष्क्रियता की ओर नहीं धकेलता जो आखिरकार त्रासदी को लगभग अनिवार्य सा बना देती है? क्या ये वाकई गहरी मनोवैज्ञानिक जटिलता है, या फिर एक तरह का चरित्र दोष जिसे लेखक ने शायद कुछ ज्यादा ही सहानुभूति के साथ चित्रित किया है? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या उन सामाजिक परंपराओं का सम्मान करना जो साफ तौर पर दोषपूर्ण है और दुख का कारण बन रही हैं, वाकई उसे वीर बनाता है, या सिर्फ दुखद रूप से निष्क्रिय? आप चंद्र के निर्णय की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके पास सच में कोई दूसरा विकल्प नहीं था? क्या उसने कभी सक्रिय रूप से सुधा से अपने भविष्य पर बात करने की या कोई और रास्ता तलाशने की कोशिश की? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका आदर्शवाद उसे समस्या का सामना करने या फिर यथास्थिति को चुनौती देने से रोकता है, और शायद यही बात उसे कम गतिशील चरित्र बनाती है। जो समझौते जीवन ने उस पर थोपे, क्या वे वाकई अनिवार्य थे, या उसकी निष्क्रियता ने उन्हें चुना? यह आदर्शवाद कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं, पलायनवाद का रूप ले लेता है। देखिए, पलायनवाद शब्द शायद थोड़ा कठोर है। हमें उस दौर के सामाजिक दबावों को कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है चंदर का व्यवहार आज के मानकों से निष्क्रिय लगे, लेकिन उस समय के लिए अपने गुरु और समाज के प्रति उसकी निष्ठा एक महत्वपूर्ण नैतिक गुण मानी जाती थी। उसका संघर्ष बाहरी नहीं है, ज्यादातर आंतरिक है। खैर, चलिए अब सुधा की बात करते हैं। अगर चंदर का आदर्शवाद उसे जटिल बनाता है, तो सुधा की स्थिति इस निष्क्रियता के सामाजिक परिणामों का एक और पहलू हमारे सामने रखती है। उसकी स्थिति उस समय की पितृसत्तात्मक बाधाओं का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। उसका खुलकर विरोध न करना, समाज के दबाव और उपन्यास के मूल विषय परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संघर्ष को और साफ तौर पर रेखांकित करता है। उसका वो मौन दुख, उसकी अनकही बातें उस युग की वास्तविकता को मार्मिक और यथार्थवादी ढंग से पेश करती हैं। जैसा कि समीक्षा में कहा गया है, यह यथार्थवाद उपन्यास के त्रासद प्रभाव को और गहरा करता है। ये पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय की महिलाओं के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या अपने निर्णय लेना कितना मुश्किल था। तो उसकी चुप्पी भी एक तरह से देखा जाए तो एक बयान है। हाँ, ये मानते हुए कि ये उस युग का सटीक चित्रण है, मेरा सवाल ये है कि क्या उपन्यास खुद इन बाधाओं की पर्याप्त आलोचना करता है या केवल उन्हें प्रस्तुत करके छोड़ देता है? जब हम सुधा की एजेंसी की कमी की बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि उस दौर के सामाजिक दबावों के कारण वो अपने जीवन के निर्णय, खासकर अपने प्रेम और विवाह के संबंध में, सक्रिय रूप से लेने में असमर्थ सी दिखती है। क्या उसका चरित्र केवल बाधित प्रेम के प्रतीक होने से आगे बढ़कर कोई और जटिलता प्रस्तुत करता है? आपने कहा कि उसकी चुप्पी एक बयान है, लेकिन क्या ये बयान पर्याप्त रूप से मुखर है? क्या उन बाधाओं के भीतर रहते हुए भी एक चरित्र थोड़ा अधिक आंतरिक प्रतिरोध, या कह लीजिए सूक्ष्म स्तर पर ही सही, अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता था? क्या इससे कहानी और अधिक समृद्ध नहीं होती? मेरा डर यह है कि उसका चित्रण, चाहे कितना भी यथार्थवादी क्यों न हो, कहीं अनजाने में स्त्री निष्क्रियता के विचार को पुष्ट तो नहीं करता। सिर्फ स्थिति को दर्शाना महत्वपूर्ण है, हाँ, पर क्या कथा को उस स्थिति पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी नहीं अपनाना चाहिए? मुझे यहाँ उस आलोचनात्मक नजरिए की थोड़ी कमी महसूस होती है। क्या वो सिर्फ परिस्थितियों के शिकार है, या उसके चरित्र में कुछ और परतें हो सकती थीं? आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही हैं कि क्या उपन्यास आलोचनात्मक है या केवल वर्णनात्मक। मेरा मानना है कि भारती जी का उद्देश्य शायद सीधे तौर पर आलोचना करना नहीं था, बल्कि उस समय की वास्तविकता को पूरी भावनात्मक ईमानदारी और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करना था। और देखिए, कभी-कभी यथार्थ का शक्तिशाली चित्रण ही अपने आप में सबसे बड़ी आलोचना बन जाता है। सुधा के चरित्र के माध्यम से पाठक खुद उस व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। उसकी पीड़ा, उसकी खामोशी पाठकों को झकझोरती है और उस समाज की सीमाओं को उजागर करती है।
या पाठक पर छोड़ा गया है कि वह इस चित्रण से क्या निष्कर्ष निकालता है। अब अगर हम उपन्यास की कालातीतता और समकालीन प्रासंगिकता पर बात करें तो मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि इसके जो सार्वभौमिक विषय हैं, जैसे अधूरा प्रेम, त्याग, मानवीय कमजोरियां, अपराध बोध, ये इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखते हैं। इसकी निरंतर लोकप्रियता, जैसा कि समीक्षा भी कहती है कि यह पीढ़ियों के पाठकों के साथ गूंजता है, इस बात का प्रमाण है कि ये अपनी विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद समय की सीमाओं से परे है। पात्रों के मुख्य भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष, उनकी वो दमित भावनाएं किसी भी युग के पाठक अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। प्रेम की जटिलता, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत बलिदान की कहानियां, ये तो हमेशा मानवीय अनुभव का हिस्सा रही हैं। भावनाएं भले ही सार्वभौमिक हों, लेकिन क्या उन भावनाओं पर पात्रों की प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही सार्वभौमिक हैं? यहीं पर मेरा संशय है। चंदर की वो अत्यधिक निष्क्रियता, सुधा की सामाजिक आदेशों के सामने लगभग बिना शर्त स्वीकृति, क्या ये प्रतिक्रियाएं आज के पाठकों को, जो शायद कहानियों में अधिक सक्रिय या विद्रोही या कम से कम अपनी स्थिति से जूझने वाले पात्रों की तलाश में हों, कुछ पुरानी या कह लीजिए कम आकर्षक नहीं लग सकती? जैसा कि समीक्षा स्वीकार करती है, ये अपने समय का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है, लेकिन क्या यही बात इसकी समकालीन प्रासंगिकता को सीमित नहीं करती? क्या यह से आज एक सार्वभौमिक रूप से गूंजने वाली कथा के बजाय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज की श्रेणी में अधिक रखती है? क्या ये महज तत्कालीन समाज का चित्रण है या मानवीय अनुभव की एक ऐसी सच्चाई पेश करता है जो हर युग पर लागू हो? मेरा तर्क यही है कि पात्रों की प्रतिक्रियाओं का जो तरीका है उनका, वो निष्क्रिय रह जाना, वो इसे वर्तमान समय के पाठकों के लिए, जिनकी अपेक्षाएं शायद अलग हो सकती हैं, कम प्रासंगिक बना सकता है। वे शायद पूछें कि भाई पात्रों ने संघर्ष क्यों नहीं किया, भले ही वे हार जाते। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि गुनाहों का देवता की स्थायी शक्ति और इसकी अपील इसके पात्रों के उनके विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में किए गए यथार्थवादी चित्रण में ही निहित है। चंदर का आदर्शवाद और सुधा की विवशताएं कहानी की कमियां नहीं हैं, बल्कि मानवीय भेद्यता, त्याग की जटिलताओं और समाज द्वारा व्यक्ति पर थोपे गए दर्दनाक समझौतों का अभिन्न अंग हैं। पात्रों की यही सीमाएं उन्हें मानवीय, विश्वसनीय और अंततः यादगार बनाती हैं। यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी ना होकर मानवीय मनोविज्ञान और दर्शन का एक गहरा अध्ययन बन जाता है, जो हमें अपने आदर्शों और यथार्थ के बीच के शाश्वत संघर्ष पर सोचने को मजबूर करता है। और मेरा निष्कर्ष ये रहेगा कि उपन्यास की भावनात्मक गहराई, इसकी काव्यात्मक भाषा और हिंदी साहित्य में इसका ऐतिहासिक महत्व, ये सब निर्विवाद हैं। ये अधूरे प्रेम का एक अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पात्रों की निष्क्रियता, विशेष रूप से सामाजिक मानदंडों को सक्रिय रूप से चुनौती देने में उनकी जो विफलता है, वो कथा के अंतिम संदेश पर कुछ सवाल जरूर खड़े करती है। आज के दृष्टिकोण से देखने पर यह एक सीमा महसूस हो सकती है। ये निष्क्रियता और आत्मसमर्पण, जिसे उपन्यास इतनी सहानुभूतिपूर्वक प्रस्तुत करता है, कहीं न कहीं निष्क्रियता को ही महिमामंडित या कह लीजिए रुमानी बनाने का जोखिम उठाता है। ये एक महत्वपूर्ण कृति है निस्संदेह, लेकिन इसकी सार्वभौमिक अपील शायद उन पाठकों के लिए थोड़ी सीमित हो सकती है जो पात्रों में अधिक सक्रियता, संघर्ष और आत्मनिर्णय की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि इस उपन्यास की व्याख्या पर हमारे बीच मतभेद बना हुआ है। चंदर और सुधा के चरित्रों की जटिलता, उनके निर्णयों के पीछे की प्रेरणाएं और उस युग के सामाजिक दबावों का प्रभाव, ये ऐसे पहलू हैं जिन पर अलग-अलग दृष्टिकोण बिल्कुल संभव हैं। लेकिन साहित्य में चरित्र प्रेरणाओं और सामाजिक संदर्भों के इन विभिन्न आयामों की जांच का जो मूल्य है, वो निर्विवाद है। निश्चित रूप से स्रोत सामग्री यानी उपन्यास और उसकी समीक्षा पात्रों की जटिलताओं और उनके समय के दबावों पर गहन विचार विमर्श के लिए भरपूर अवसर प्रदान करती है, और ये दिखाता है कि क्लासिक साहित्य की व्याख्या कितनी बहुस्तरीय हो सकती है और समय के साथ पाठक उससे कैसे नए नए अर्थ निकाल सकते हैं।